हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात की थी तो उसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझे थे। साथ ही साथ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया था एंड ऑल दोज क्वेश्चंस वर द बेसिक वन। आज हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाँ, ये सारे क्वेश्चन फिर से बेसिक ही रहेंगे। आपका जो लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 3, all these 3 lectures are basically based on your basic concepts। जब आप ये 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप CA फाइनल यानी फाइनल स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज ऑल द बेसिक कंसेप्ट्स आर नाउ क्लियर। टुडे विल स्टार्ट टू पिक द क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास असाइनमेंट होगा क्वेश्चन नंबर 5, कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करना। हम लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड की जब हम बात करते हैं तो दे आर डिफरेंट वेज टू हैव द कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या है वो कैपिटल एम्प्लॉयड? कई बार सुना, जब भी अकाउंट्स की पढ़ाई की कई बार आया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट डज इट मीन्स? बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो पक्की बात है कि आपका जवाब गलत आएगा। नॉर्मली अगर देखा जाए तो नॉर्मली बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब गलत देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि डिवेंचर इज द फॉर्म पार्ट ऑफ कैपिटल, डिवेंचर कैपिटल का पार्ट होता है, डिवेंचर कैपिटल का पार्ट होता है, डिवेंचर कैपिटल का पार्ट नहीं होता। सर क्लियर नहीं है। आप कभी कह रहे हैं डिवेंचर कैपिटल का पार्ट होता है, आप कभी कह रहे हैं डिवेंचर कैपिटल का पार्ट नहीं होता। डिवेंचर कैपिटल का पार्ट दिमाग में आ रहा होगा नहीं होता, लेकिन मैं बताता हूँ डिवेंचर कैपिटल का पार्ट दिमाग में फिर आ रहा होगा, सर बोलेंगे नहीं होता। डिवेंचर कैपिटल का पार्ट होता है, डिवेंचर कैपिटल का पार्ट होता है। जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो ऑल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इसको हम नाम देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो एसेट साइड को पिक करके हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन किया। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कुल कितनी पूंजी निवेश की है मैंने बिजनेस में, मैंने टोटल कितना फंड एम्प्लॉय किया बिजनेस में। क्या मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल को फंड का, इक्विटी शेयर कैपिटल का फंड मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया? आप कहोगे यस सर बिल्कुल किया इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पार्ट बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया? सर वी आर वेरी मच एग्री विद दैट, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या हमने रिजर्व एंड सरप्लस के हिस्से को बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया? सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इक्विटी शेयर कैपिटल हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, रिजर्व एंड सरप्लस हो, माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स और लॉसेस, बिल्कुल सही है। अगर रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है तो लॉसेस भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड में से हटा दिए जाएंगे। तो सर प्रॉब्लम क्या है? हम लोग भी तो यही बोल रहे थे ना। जरा देखें, इसमें एक और चीज़ ऐड होती है, डिवेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन। ये बनता है मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दोनों इक्वल होते हैं। आप एसेट साइड को भी पिक कर सकते हैं, आप लायबिलिटी साइड को भी पिक कर सकते हैं। एसेट साइड को पिक करेंगे ऑल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड को पिक करेंगे तो ऑल द लायबिलिटीज रिलेटिंग टू द फंड, रिलेटिंग टू द फंड, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर फंड हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर फंड हो, चाहे वो आपका डिवेंचर हो, लॉन्ग टर्म लोन, लोन फंड यानी शेयर होल्डर फंड प्लस लोन फंड। बोल सकते हो नहीं बोल सकते? शेयर होल्डर फंड प्लस लोन फंड। ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में
कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब, दिस इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन द नॉर्मल सेंस। बहुत बड़ा कंफ्यूजन मैं दूर करने जा रहा हूं, ढंग से सुनना। अगर हम बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म लोन। लोन इज द फॉर्म पार्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर सर? बिल्कुल समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड प्लस लोन फंड मींस कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट्स इट। लेकिन जब हम एक स्पेसिफिक चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करते हैं, ओ हो, जब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर की बात करेंगे, तो वहां पर जब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर की बात करेंगे, तो वहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ओनर्स फंड से लिया जाता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ओनर्स फंड से लिया जाता है, या जिसको हम केवल शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, दैट्स इट। कभी ये दिमाग में बात नहीं आती, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं, करने से मतलब है ना, दिमाग में सेट है कहीं पर, डिवेंचर इज टू बी डिडक्टेड एट ऑल, दैट्स इट। हम लोग कर रहे हैं एक मशीन की तरह कर रहे हैं, बट वी आर नॉट कंसंट्रेटिंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट here under this chapter valuation of goodwill point of views, the capital employed means the owner's fund only. But in the normal course, in the normal sense, capital employed means shareholder fund plus loan fund. loan fund गायब हो गया यहाँ से बेटा, loan fund गायब हो गया, यानी कि हम लोग माइनस कर देते हैं लॉन्ग टर्म loan and debenture for the purpose of getting the exact amount of capital employed. यानी all assets minus current liability minus loan fund, long term loan fund. क्लियर है? हटा सकते हैं। सर आखिर ये क्यों कैलकुलेट किया गया? What is the exact sense to get the value of capital employed, means why to calculate capital employed? सीधी बात समझ लें, मैं यहाँ गुडविल का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ? गुडविल का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। गुडविल का कैलकुलेशन का मतलब होता है कि मैंने कितना सोचा था एक्सपेक्टेड रिटर्न, और मैंने पाया कितना एक्चुअल या नॉर्मल रिटर्न। जितना सोचा अगर उससे ज़्यादा पाया, मैंने सोचा 1 लाख, पाया 1,20,000, 20,000 सुपर प्रॉफिट होता है। 20,000 क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है। अगर मेरी एक्चुअल रिटर्न ज़्यादा है मेरी सोची हुई रिटर्न यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न से, देन आई कैन से दैट वी हैव सुपर प्रॉफिट। और अगर किसी फर्म में सुपर प्रॉफिट होता है तो वहाँ गुडविल होती है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही क्लियर किया था। सर ये तो चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी थी, हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल रिटर्न, हाउ टू कैलकुलेट द एडजस्टेड प्रॉफिट एट ऑल, ये सारी चीज़ें देखी थी। लेकिन आज जो देखने का समय है वो है एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड रिटर्न की, तो मुझे इतना प्रॉफिट कमाना चाहिए था। किस पर? जो भी पैसा मैंने एम्प्लॉय किया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अगर मैंने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है by having the expectation of 12% rate of return, because at that time the market return is 12%. अगर मैंने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है अपने बिजनेस में और 12% का एक्सपेक्टेशन लेकर के चलता हूं, तो इट मीन्स आई जस्ट वांट टू अर्न ₹1,20,000 मिनिमम। दिस इज नोन एज एक्सपेक्टेड रिटर्न। और कसम है तुम लोगों को सच सच बताना,
अगर मैंने 1,40,000 रुपये कमा लिए तो मैंने 20,000 सुपर प्रॉफिट कमा लिया। ये याद रखना, एक्चुअल रिटर्न मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न, देन ऑल्सो यू कैन गेट द फिगर ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी सुपर प्रॉफिट तभी आएगा जब आपकी सोची हुई अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट आप एक्चुअल में कमा लेते हो। दिस इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। अगर सुपर प्रॉफिट निगेटिव है, सुपर प्रॉफिट जीरो है, तो इसका मतलब कोई गुडविल नहीं है। अगर सुपर प्रॉफिट जीरो है, सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है, यानी जितना सोचा उससे कम कमाया, कम कमाया, जितना सोचा उससे कम कमाया, तो कौन सी गुडविल है? जितना सोचा उससे कम कमाया तो गुडविल ना बाबा ना, जितना सोचा उतना कमाया तो गुडविल, अरे ना, दोनों केस में ना। ये क्लियर है? अब ये हमें मालूम है, ये हमें जानना है, तो ये फिगर जाननी पड़ेगी। और ये फिगर कहां से आएगी? बैलेंस शीट से। कहां से आएगी? बैलेंस शीट से। पक्का? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की ही बात कर रहा हूं, थोड़ी सी और क्लैरिटी ले आते हैं कैपिटल में। यानी कि ये तो पक्का हो गया सर, नाउ देयर इज अ यूज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, देयर इज अ यूज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज है, विच वन? कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2014 तक बिजनेस किया। मैंने यहाँ कैपिटल इन्वेस्ट की थी 10 लाख और यहाँ हो गई 12 लाख। अगर कोई इन्फॉर्मेशन न दी हो तो दिमाग में केवल एक ही रिजल्ट आता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन न दी हो तो दिमाग में केवल एक ही रिजल्ट आता है, वो ये कि दीज 2 lakhs मीन्स द डिफरेंस ऑफ ₹2 lakh शोज ओनली द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये 2 लाख रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ₹2 lakhs शोज और इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच हैज बीन अर्नड थ्रू आउट द ईयर बाय इन्वेस्टिंग ₹10 lakhs। सीधी सी बात है ना, कितनी अच्छी बात बोल रहे हो तुम लोग। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, साल भर में 2 लाख रुपए कमाया, 12 लाख रुपए हो गए। अब अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न, तुरंत तपाक से जवाब मिलेगा, तुरंत तुम लोग चट से जवाब दोगे कि सर 20% हम लोग रिटर्न कमाते हैं। कितना रिटर्न कमाते हैं? और ये जवाब आपका गलत है। आप 20% के रेट से रिटर्न नहीं कमा रहे, आप 20% के रेट से रिटर्न नहीं कमा रहे। जानते हो क्यों? क्या हम केवल साल के शुरू में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और साल के अंत में निकालते हैं? ऐसा नहीं होता बिजनेस। बिजनेस होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। हमने 10 लाख रुपए जनवरी में लगाए, 1 जनवरी को। माइट भी मैंने केवल 5,000 रुपये कमाए हों, हो सकता है जनवरी महीने में 10 लाख रुपए लगाने पर मैंने केवल 5,000 रुपये कमाए। फिर मैंने पैसा लगाया, 15,000 और कमा लिया फरवरी के महीने में। अब कितना लगाया था? 10 लाख 5,000। अब टोटल मार्च में मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा? 10 लाख 20,000। 10 लाख 20,000 इन्वेस्ट करके मैंने हो सकता है 40,000 कमा लिया हो सकता है 30,000 कमाया हो सकता है 60,000 कमाया हो, कुछ भी हो सकता है। मीन्स इन टोटालिटी इट विल डिफर। हर महीने हम इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फिर कुछ कमाते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं। डे टू डे, डेली टू डेली, मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर। हमको यहाँ पर ईयर टू ईयर 12 लाख 2 लाख रुपए का डिफरेंस दिख रहा था। वी क्लियरली सेज दैट देयर इज अ रेट ऑफ रिटर्न एज एट द रेट ऑफ 20%, नॉट एट ऑल, क्योंकि यहाँ पर हम तो डेली कमा रहे हैं और जितना कमा रहे हैं वो बिजनेस में डाल रहे हैं, जितना कमा रहे हैं वो बिजनेस में डाल रहे हैं, और जितना कमा रहे हैं बिजनेस में डाल रहे हैं उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट तो कुछ प्रॉफिट भी तो मिले। जी हाँ, उसी की बात हो रही है। अब तो आप नहीं कह सकते ना कि हम लोग किस रेट से कमा रहे हैं 20%, नो, ऐसा नहीं बोल सकते। तो सर करें तो करें क्या? आखिर हम किस कैपिटल एम्प्लॉयड को लेकर चले? साल के शुरू के, साल के अंत के? मैंने पैसा कितना लगाया? 10 लाख नहीं। आपने थ्रू आउट द ईयर 10 लाख नहीं लगाया था, आपने शुरू में 10 लाख रुपए लगाया था। आता गया पैसा, जुड़ता गया, आता गया, जुड़ता गया। आप न तो शुरू की बात करो, न तो आप साल के अंत की बात करो, न तेरी न मेरी, दोनों के बीच की एवरेज की बात करते हैं। क्यों इस झंझट में पड़े? एवरेज की बात कर लेते हैं ना। इसको हम कहते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं?
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने बिजनेस में कितना पैसा लगाया? 10 लाख नहीं लगाया, कुछ ज़्यादा लगाया है। 12 लाख नहीं लगाया, कुछ कम लगाया है। मैंने फिर बोला 10 लाख नहीं लगाया, कुछ ज़्यादा लगाया। 12 लाख नहीं लगाया, कुछ कम लगाया। क्योंकि जो प्रॉफिट अराइज हो रहा है वो थ्रू आउट द ईयर होता जा रहा है। तो केवल कह दो 10 लाख लगाया, गलत बात है। प्रॉफिट भी तो री इन्वेस्ट कर रहे हैं, और पूरा प्रॉफिट तो पहले ही साल आ गया, पहले ही महीने तो आ नहीं गया, वो तो पार्ट में बटा हुआ है। तो न तेरी न मेरी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। सर आपकी बात तो बिल्कुल सही है, 12 लाख प्लस 10 लाख इज इक्वल टू 11 लाख। दैट वॉज द फर्स्ट वे टू कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, दूसरा तरीका भी है। अगर हमें ये ना मालूम हो, हमें ये दो चीज़ें मालूम हो, साल भर का प्रॉफिट और क्लोजिंग, तो हम बोल सकते हैं ना क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस, आधा कर दो इसको, 2 पार्ट में कर दो, आधा इधर तोड़ दो बीच में, हाफ ऑफ द करेंट ईयर करेक्ट प्रॉफिट, ये आ जाएगा। जरा देखें क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, 12 लैक्स माइनस हाफ ऑफ रुपीज़ 2 लाख। बात तो वही पड़ी ना। दो तरीके, दे आर 2 वेज टू कैलकुलेट योर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो ये तो पक्की बात हो गई कि मैंने पूरा पैसा साल के शुरू में नहीं लगाया, जो साल के अंत में है केवल बीच में अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम साल के अंत में कमाएंगे ऐसा नहीं, वो पार्ट पे कमा रहे हैं। तो पहला रीज़न, हम लोग जब भी कैलकुलेशन करेंगे वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पर करेंगे कि वी हैव इन्वेस्टेड आवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। न साल के शुरू के तेरी बात, न साल के अंत की मेरी बात। क्लियर? ये दो तरीके हैं। अब मान लो एग्जाम में हमें क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है कि आप कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर करिए, या कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आप ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर करिए, या कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आप क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर करिए। सर तो करें क्या? आप खुद सोचो ना, ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट कौन देगा? अपने आप दिमाग में आएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से आपका रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट आता है, तो क्यों ना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ किया जाए। लेकिन अगर मुझे अपने आप को बचाने का थोड़ा मौका मिल जाए, यानी मेरे पास कुछ एजम्पशंस मानने का कुछ एक रास्ता मिल जाए जिससे मैं थोड़ी टफनेस को थोड़ा ईजीनेस कर सकूं, क्यों ना कर ले। तो जब भी अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो आप क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न का, कोई दिक्कत नहीं। सर ये अजीब बात है तो है। कौन सा गुडविल का आप एक्चुअल कैलकुलेशन कर रहे हो? कोई कंपनी 3 साल की, कोई कंपनी 5 साल की, कोई कंपनी 2 साल के अंदर गुडविल 1 लाख रुपए दिखा रही है, कोई कंपनी 6 साल के अंदर गुडविल 1 लाख नहीं दिखा पा रही। ये सब तो एस्टिमेशन यानी कि परसेप्शंस के ऊपर बेस्ड है ना, एक्चुअल तो कुछ है ही नहीं। गुडविल का कैलकुलेशन एक्चुअल थोड़ी हो सकता, वो तो हम अपने डेटा के बेसिस पर एक लॉजिक तय करते हैं और गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। तो इस डिस्प्यूट में पढ़ने के बजाय सर क्लोजिंग क्यों, ओपनिंग क्यों नहीं, एवरेज क्यों नहीं, छोड़ दें। अगर आप अपने आप को स्किप कर सकते हैं कर लें। और जब भी हम कोई चीज़ का एजम्पशन मानते हैं तो एजम्पशन मानने से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिंपल होना चाहिए, ना कि टफ। अगर किसी चीज़ का एजम्पशन मानने से, एजम्पशन मानते जाओ क्वेश्चन टफ करते जाओ। अरे भाई एजम्पशन मानना है ना, मानो क्वेश्चन टफ करो। एजम्पशन मानो क्वेश्चन ना, एजम्पशन मानने से आपका आंसर आसान होना चाहिए, सॉल्यूशन थोड़ा इजी होना चाहिए। एजम्पशन हम इसलिए मानते हैं। तो अगर कुछ ना दिया हो तो यू कैन गेट क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर योर बेस पर्पजेज, ठीक। अदरवाइज आप एवरेज को लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31st of March 2010 ascertain the following:
दिया हुआ होगा। पहली चीज जो कैलकुलेट करनी है दैट इज योर ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। ढंग से सुनना मेरी बात, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा है आपका नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, और थर्ड है ओनर्स कैपिटल एम्प्लॉयड। जब हम ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो ग्रॉस एसेट्स, ठीक, जितना पूरे बिजनेस में एसेट्स है वो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रॉस एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक, और ग्रॉस एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म लोन। मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी को कोई डाउट होगा, और हमें इस क्वेश्चन में यही तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी। देखें, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट में रीड कर रहा हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। लायबिलिटी साइड में देखें जरा, शेयर कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर एज एट द रेट ऑफ ₹10 यानी 10 लाख इन टोटालिटी, 8% डिवेंचर, पीएल अकाउंट, क्रेडिटर्स एंड बीपी। एक्चुअल वर्थ ऑफ बिल्डिंग नाउ इज ₹20 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू हमको दी हुई है 20 लाख, अच्छी बात है। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर इज 50,000। फर्नीचर की मार्केट वैल्यू दे रखी है। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख। डेटर्स में 50,000 बैड डेट्स हो गया और टोटल डेटर्स हो गए 2,50,000। डेटर्स की वैल्यू हमको बैलेंस शीट में दे रखी है 3 लाख, जिसमें से 50,000 बैड डेट्स हो गए, तो बचे कितने? 2.5 लाख। अब नीचे के एडजस्टमेंट को तो मैंने अपनी जगह प्रॉपरली पुट कर दिया। जरा देखते हैं बैलेंस शीट की कौन कौन सी एसेट्स रह गई। लैंड एंड बिल्डिंग, यस, डन। प्लांट एंड मशीनरी हो गया। फर्नीचर एंड फिक्सचर वो भी हो गया। इन्वेस्टमेंट, ओके, पहली चीज क्या आई? इन्वेस्टमेंट। जरा ढंग से देखें तो हमें क्वेश्चन में कहीं कोई इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं दी है, और मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बता दिया था ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दोनों में फ़र्क। और मैंने ये भी कहा था कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम लोग हटा देते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम लोग हटा देते हैं, और आज मैं वही करने जा रहा हूँ। सर आप कौन होते हैं ये मानने वाले कि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है? तो आप कौन होते हैं ये मानने वाले कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि हम लोग एक लॉजिकल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट करके हम लोग एक एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट इज नॉट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ गुडविल। हर चीज़ यहाँ एस्टिमेटेड है, सोची समझी चाल है। तो यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन वेदर द इन्वेस्टमेंट आर ट्रेड और नॉन ट्रेड, नाउ इट इज अप टू यू टू एज्यूम वेदर दे आर टू बी ट्रीटेड एज ट्रेड और नॉन ट्रेड। मैंने सिंपल कर दिया, नॉन ट्रेड मान लिया, जो नॉर्मली माना जाता है। आप नीचे नोट में लिख दो, वी हैव assumed that the investment are trade one, that's why has not been excluded from the calculation of capital employed। लिख सकते हो, लिखो। स्टॉक 6 लाख, डेटर्स हो गया कैश 2 lakhs, ये आपका कैपिटल
एम्प्लॉयड हो गया और इसको हम नाम देते हैं ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना? ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा देखें, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। सारी चीजें तो यही रहेंगी एसेट साइड, कहीं कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, ग्रॉस एसेट्स में से आपको माइनस करना है करंट लायबिलिटी, माइनस कर देते हैं। बीपी दिया हुआ है 3 लाख का, क्रेडिटर्स दिया हुआ है 3 लाख का, ये आ गया नेट कैपिटल एम्प्लॉयड 29 लाख। क्या दिक्कत है? एक और कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, ओनर्स कैपिटल एम्प्लॉयड। सारी चीजें एज सच रखें आप, अब इसमें से एक और चीज लेस कर दें, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन। कितना है डिवेंचर? 5 लाख। बस बाकी चीज़ें जैसे लेस हुई हैं वो लेस कर दें। रिजल्ट इज 24 लाख। इसको हम कहेंगे ओनर्स कैपिटल एम्प्लॉयड। और इस पूरे चैप्टर में हम लोग इसी को बेस लेकर के चलेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम लोग ओनर्स कैपिटल एम्प्लॉयड को बेस लेकर चलेंगे। नोट करें। और बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 में हमको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के तरीके को देखना है कि किस तरह से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया जाता है। आने वाले 2-3 क्वेश्चन में हम लोग यही सब सीखेंगे। जरा देखें, बैलेंस शीट दिया है ए लिमिटेड का और 2 साल की बैलेंस शीट दी है। फिर से ढंग से देखें, 2 साल की बैलेंस शीट दी है। अगर 2 साल की हमको बैलेंस शीट दी है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, एवरेज हो गया।
अगर हमारे पास किसी कंपनी की 2 डिफरेंट ईयर्स की बैलेंस शीट दी हो तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाई 2। एसेट्स के बारे में दिया है, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, अंडरलाइन कर लें इन्वेस्टमेंट को, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, कैश एंड बैंक, प्रिलिमिनरी को भी अंडरलाइन कर लें, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट, 12% डिबेंचर्स, 18% टर्म लोन, कैश क्रेडिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड टैक्स प्रोविजंस। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वे 75% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये कि जितना भी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है उसका 75% नॉन ट्रेड है और 25% ट्रेड है। तो रहने दो ना ट्रेड को, नॉन ट्रेड को हटा दो, रहने दो ट्रेड को, नॉन ट्रेड को हटा दो। फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। टू डिफरेंट ईयर्स हैं, 31 मार्च 2008 एंड 31 मार्च 2009। फिक्स एसेट्स कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिए तो बुक वैल्यू को ही हम मार्केट वैल्यू मान लेंगे, 2400 एंड 2600। इन्वेस्टमेंट ओनली ट्रेड and that is the 25%। % ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। स्टॉक, डेटर्स, कैश, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर तो शेयर होल्डर फंड का हिस्सा होता है, वो यहाँ से हट जाएगा, जबकि एसेट्स पे से ले चल रहे हैं। कौन सा तरीका लेकर चल रहे हैं? एसेट्स का तरीका लेकर चल रहे हैं। माइनस टैक्स प्रोविजंस, 30 एंड 40, क्रेडिटर्स 70 एंड 60, सीसी 1, 20 और 80, बाकी टर्म लोन दिया है, डिवेंचर्स दिया है। बताओ क्या टर्म लोन और डिवेंचर लेस करेंगे? क्या डिवेंचर एंड टर्म लोन लेस करेंगे? मैंने कहा वी आर जस्ट गोइंग टू डू द स्टडी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू टेक द कैपिटल एम्प्लॉयड एज ओनर्स फंड। और ओनर्स फंड तक पहुंचने के लिए हमको माइनस तो करना पड़ेगा। 18% टर्म लोन देखो ना, 18% टर्म लोन कितना? 300, 320, डिवेंचर्स 200 and 200, nothing else। इसका आ जाएगा 3005। कैलकुलेट करें। हमसे पूछा गया है
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग निकल गई, क्लोजिंग निकल गई, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। हमें नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। नोट करें तुरंत। Question number 7. Balance sheet of X Limited as on 31st of March 2010. Land and building, plant and machinery, furniture, vehicle, inventory, debtors, cash and preliminary expenses. Share capital, preference share, general reserve, PL, 18% term loan, cash credit, creditors, provision for taxation, net of advance tax. कोई दिक्कत नहीं। प्रपोज डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड प्रेफरेंस अंडरलाइन कर लें। प्रपोज डिविडेंड इक्विटी एंड प्रपोज डिविडेंड प्रेफरेंस, नई चीज़ मिली ना इस क्वेश्चन में। अदर इंफॉर्मेशन, हमारे पास अब क्वेश्चन में साल के अंत की बैलेंस शीट दी है, हमारे पास क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और ज़रा देखो तो वो इन्फॉर्मेशन रिलेट करती है जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट, जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट, और वो भी साल के शुरू में कितना जनरल रिजर्व और पीएल था उसकी इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है। अगर हमको साल के शुरू की जनरल रिजर्व और पीएल की इन्फॉर्मेशन मालूम है और साल के अंत के जनरल रिजर्व और पीएल की इन्फॉर्मेशन मालूम है तो सर जी तो बड़ा आसान हो जाएगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। साल के शुरू का पीएल दे दो, साल के अंत का पीएल दे दो, दोनों का डिफरेंस तो हम पीएल पता कर ही सकते हैं कि साल भर में मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया। दैट इज़ ओके। लेकिन बेटा एक जगह मात खा जाओगे और वो दो चीज़ें जो मैंने अंडरलाइन करवाई है ना वहीं मात खाओगे। जरा देखा जाए। चले सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। लैंड एंड बिल्डिंग 5120, प्लांट एंड मशीनरी 10,870, फर्नीचर 2700। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है मार्केट वैल्यू, तो हम बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों को बराबर लेकर के चलेंगे। व्हीकल 200, in stock 700, debtors 450, cash 2340, माइनस कर देते हैं लाइबिलिटी को। देखो बच्चों माइनस करने जा रहे हैं हम लाइबिलिटी और शुरू से माइनस करते हैं 18% टर्म लोन 4500, कैश क्रेडिट 580,
क्रेडिटर्स 200, टैक्स प्रोविज़न कोई दिक्कत नहीं है, नेट ऑफ टैक्स दिया हो, नेट ऑफ एडवांस टैक्स या दोनों अलग अलग दिए रहते तो भी इम्पैक्ट यही आता 100। एसेट्स को ऐड कर देते, लाइबिलिटी को माइनस कर देते, नेट करके दिया हुआ है तो एसेट्स जोड़ने की जरूरत नहीं है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी ऑलरेडी है। माइनस प्रपोज डिविडेंड ना, प्रपोज डिविडेंड साल के अंत में प्रॉफिट में से माइनस कर दिया जाता है। ये साल भर मेरे पास प्रॉफिट पड़ा रहा भाई, डिविडेंड कब दिया? साल के अंत में। टैक्स प्रोविज़न ना, जितना साल के शुरू में जनवरी में कमाया, फरवरी में कमाया, मार्च अप्रैल मई हर महीने जितना जितना कमाते हैं टैक्स प्रोविज़न उतने पर निकलता जाता है, दैट इज़ ओके। लेकिन जो प्रोविज़न प्रपोज डिविडेंड होता है दैट इज़ टू बी गिवन और दैट इज़ टू बी अनाउंस्ड एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर हैविंग द प्रॉफिट, और है ही वो शेयर होल्डर फंड का पार्ट, और हमें ओनर्स फंड निकालना ही है। अगर हमें कोई बैलेंस शीट दिखा करके बात करता तो मैं कहता इक्विटी शेयर कैपिटल ओनर्स फंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओनर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस ओनर्स फंड, माइनस लॉसेस ओनर्स फंड, प्लस प्रपोज डिविडेंड भी ओनर्स फंड, अगर वो बैलेंस शीट में दिख रहा है तो। अगर वो बैलेंस शीट में दिख रहा है तो ज़रा ढंग से देखो तो बैलेंस शीट में रिजर्व के नीचे प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है। अगर ये प्रपोज डिविडेंड यहाँ से हम काट दें, कट कर दें, तो ऊपर जाकर ऐड हो जाएगा अपनी जगह पर, वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में, यहाँ पीएल अकाउंट। बात तो वही पड़ी, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द ओनर्स फंड, दैट्स इट। Calculation of current year correct profit. सच सच बताओ, क्या मैंने गलत लिखा? साल के अंत में टोटल प्रॉफिट मैंने कितना कमाया? टोटल इतना प्रॉफिट है मेरे पास, इन टोटलिटी इतना प्रॉफिट है, कमाया नहीं इतना मैंने, इतना प्रॉफिट मेरे पास बल्क पड़ा हुआ है। कितना कितना जरा देखें। जनरल रिजर्व 1050, 3000 पीएल अकाउंट, प्रपोज डिविडेंड इक्विटी 1800 एंड 170 प्रेफरेंस डिविडेंड। साल के अंत में मेरे पास इतना प्रॉफिट मेरे हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ है, और इसमें से अगर मैं लेस कर दूं जनरल रिजर्व, बिगनिंग, पीएल बिगनिंग, क्या मिल जाएगा? करंट ईयर प्रॉफिट। हाँ, साल के शुरू में इतना रिजर्व, साल के अंत में इतना रिजर्व। शुरू में कितना था? 480 पीएल, रिजर्व कितना था? 450। और मैंने कहा था अगर हमको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो माइनस हाफ ऑफ द करंट ईयर करेक्ट प्रॉफिट, यानी हाफ ऑफ 5090
ये है मेरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस इज योर आंसर। और उम्मीद करते हैं 2 मिनट लगेंगे आपको नोट करने में। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इस क्वेश्चन में आपको 2-3 नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बेसिकली अब तक जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए उसमें हम लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया था। हम लोगों ने एक चीज़ कैलकुलेट नहीं की जिसको हम कहते हैं मेंटेनेबल प्रॉफिट। गुडविल आज की डेट में और इससे जो मिलने वाला फ़ायदा है फ्यूचर में, लास्ट क्लास याद हुई होगी। गुडविल हम आज की डेट में बैलेंस शीट में शो करते हैं और इससे मिलने वाले प्रॉफिट को फ्यूचर में दिखाया जाता है। एसेट्स हम आज दिखाते हैं बैलेंस शीट में, लेकिन इससे फ़ायदा जो मिलता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है। वही चीज़ यहाँ पर भी, फ्यूचर में जो फ़ायदा मिलेगा उसको मुझे कैलकुलेट करना है। फ्यूचर में जो फ़ायदा मिलेगा उसको कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट डेटा। ये आज की डेट में गुडविल हम दिखा रहे हैं एंड द गुडविल हैज़ बीन कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द पास्ट डेटा। नाउ वी हैव कैलकुलेट द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट एंड दिस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इज वेरी मच बेस्ड अपॉन द पास्ट डेटा। क्लियर? जरा देखें, K intends to sell his business to T. Question number 8. K अपना बिजनेस बंद करके T को बेचना चाहता है। The former has earned an average profit of the past 4 years to the tune of ₹1,60,000. और मिस्टर K जो था वो एवरेज प्रॉफिट कमा रहा था पिछले 4 सालों से 4 years, 1,60,000 रुपये ऑन एन एवरेज। It is considered that such average profit fairly represent the profit likely to be earned at future except, और ये माना जा रहा है कि यही 1,60,000 will continue to earn in the future year but except of these 2 to 3 things। ये माना जा रहा है कि फ्यूचर में भी हम इतना ही प्रॉफिट अर्न करेंगे, लेकिन इन 1-2 को छोड़ करके कौन सी पॉइंट्स हैं? केमिस्ट फी ₹10,000 चार्ज अगेंस्ट द अबव प्रॉफिट
अब तक हम केमिस्ट फी का पेमेंट करते थे और इस केमिस्ट फी को घटाने के बाद ही 1,60,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है हर साल ऑन एन एवरेज। अब फ्यूचर में उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं, विल नॉट बी पेबल बाय मिस्टर टी, एज ही हिमसेल्फ इज एन एबल फिजिशियंस एंड कैन ऑपरेट अकॉर्डिंगली। मिस्टर टी सेव कर लेंगे ₹10,000 मोर एज केमिस्ट फी। अब तक मिस्टर के 10,000 का पेमेंट करते थे, लेकिन मिस्टर टी को अब पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताओ फ्यूचर में मिस्टर टी कितना कमाएगा? सर अगर 10,000 बचा ले जाएगा तो 1,70,000 कमाएगा। मैं भी वही बोल रहा हूँ, फ्यूचर में प्रॉफिट कितना मेंटेन करेगा ये? 1,70,000, 1,70,000। रेंट ऑफ रुपीज, पॉइंट नंबर बी, रेंट ऑफ ₹30,000 per annum which had been paid by K will not be charged in future। K जो था 30,000 का रेंट देता था हर साल, अब टी नहीं देगा क्योंकि वो अपने घर पे चलाएगा। हाँ या ना? सेव ₹30,000 एज रेंट। रेंट को पे करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि टोटल प्रॉफिट टी कितना कमाएगा फ्यूचर में? 1,60, सर 30,000 देगा नहीं, 10,000 देगा नहीं, ये भी तो बच जाएगा, टोटल 2 लाख। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट प्लस सेविंग ऑफ केमिस्ट फी प्लस सेविंग ऑफ रेंट। पक्का है। अब कहता क्या है? द वैल्यू ऑफ द नेट कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस एट द प्रपोज डेट ऑफ सेल्स वॉज ₹20 lakhs। अच्छा, सामने वाला बंदा जब हमको ये बिजनेस बेच रहा है तो उसकी टोटल जो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 20 लाख रुपए की है। मैं फिर से इस पॉइंट को पढ़ता हूं। द वैल्यू ऑफ नेट कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस एट द प्रपोज डेट ऑफ सेल वॉज ₹20 lakh। It was considered that a reasonable return on capital invested by this type of business would be 8%। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि अगर इस तरह के बिजनेस को किया जाए तो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% होगा। कितना होगा? 8%। यानी कि हम जो 2 लाख रुपए कमाएंगे, हम कितनी कैपिटल लगाते अगर मैंने ये बिजनेस इसका नहीं खरीदा होता तो? ढंग से सुनना, अगर टी ने के का बिजनेस नहीं खरीदा होता और 2 लाख रुपए कमाने का उसने सोचा होता और 8% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है मार्केट में, तो बताओ इसने टोटल कैपिटल कितनी इनपुट दी होती? तो आपका रिजल्ट आएगा x का 8% इक्वल टू 2 lakhs, यानी 2 लाख डिवाइडेड बाई 8%। इसको हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कितना आ गया? 25 लाख। अगर हमने ये बिजनेस के का नहीं खरीदा होता तो मुझे शायद 25 लाख रुपए लगाने पड़ते। कितने? 25 लाख। और जिस समय वो बिजनेस दे रहा है मुझे, उस समय बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड है कितनी? 20 लाख की। यानी इस बिजनेस की हैसियत 20 लाख की नहीं है। जब ये बिजनेस मुझे मिलेगा तो मैं 25 लाख रुपए के बराबर प्रॉफिट अर्न करूंगा। 25 लाख का 8% दैट इज 2 लाख। लेकिन उस समय बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना था? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना थी? 20 लाख। 20 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड पर बिजनेस कमा रहा है 2 लाख, जबकि मिलना चाहिए 25 लाख पर। वो बिजनेस जो के हमको बेच रहा है वो 20 लाख पर 2 लाख कमा रहा है,
20 लाख पर 2 लाख कमा रहा है, जबकि एक्चुअल में 25 लाख पर 2 लाख कमाना चाहिए, तो 5 लाख तो लगाया ही नहीं और कमा रहा है, इसको हम कहते हैं गुडविल। 5 लाख तो मैंने क्या लगाया होगा, के ने क्या लगाया होगा, गुडविल। दैट्स इट। इसको हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जो भी आपका प्रॉफिट आएगा आप उसको कैपिटलाइज कर लो, पता चल जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है। टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस 25 लाख है, जबकि हम जो बिजनेस खरीद रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कितने का उसने कर रखा है, 20 लाख का, और उसकी वैल्यू कितनी है, 25 लाख की। 5 लाख किस चीज़ की है, गुडविल की। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट क्लास में जब मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, देखो दोनों एक ही चीज़ है, सुपर प्रॉफिट मेथड बोलो, कैपिटलाइजेशन मेथड बोलो, बोथ द थिंग्स आर सेम। और एक लेक्चर हम लोग का और चलेगा जिसमें हम लोग बेसिक चीज़ें सीखेंगे और 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, नोट करें, कोई दिक्कत हो तो पूछ लें। थैंक यू बच्चों।